पिछले दिन हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज भी उसी का दूसरा पार्ट है। उसमें बेसिकली हम लोगों ने चर्चा की थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विभिन्न स्वरूप के बारे में। तो इसी का दो रूप है। हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और लास्ट थर्ड को कहते हैं जुडिशियरी। सबको ज्ञात है लेजिस्लेटिव असेंबली और जुडिशियरी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है वह जुडिशियरी जो है वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यानी विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों आपस में बहुत लिंक्ड रहता है, जुड़ा होता है, निकट का संबंध रहता है। किंतु न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र है, एक निष्पक्ष न्यायिक एजेंसी के रूप में है, जो देश की तमाम गतिविधियां जो कार्यपालिका और विधायिका से व्यवस्थित होती हैं उस पर नजर रखना, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और न ही किसी भी प्रकार का टकराव की स्थिति आवे कार्यपालिका और विधायिका के बीच। तो जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को अक्षरशः पालन करवाने के लिए न्यायपालिका बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अध्ययन करती रहती है, उस पर उसका अवलोकन करती है, या यूं कहें वह नियम का अक्षरशः पालन हो रहा है अथवा नहीं कार्यपालिका के द्वारा, उस पर नजर रखती है न्यायपालिका। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, जिस पर हम लोगों ने डिटेल्स में 4-5 क्लासेस के अंतर्गत देखा, उसका क्या फंक्शन है, क्या अधिकार क्षेत्र है, इन सारी बातों पर अध्ययन किया है हम लोगों ने। आज सरकार का जो दूसरा अंग है वह है एग्जीक्यूटिव। सरकार का पहला अंग जो है वह क्या है? विधायिका, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, और दूसरा जिसको कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, और दूसरा जो अंग है वह है एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव के बारे में बेसिकली आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव है क्या चीज? पहले भी मैंने संकेत किया था, तो आज भी पुनः मैं इसको बता देना चाहता हूं। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन। ऑलरेडी हमने कहा है कि यह भी एक अंग है। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द, किसका? सरकार का, द गवर्नमेंट व्हिच एनफोर्स द लॉज। जो नियम है उसको क्या करता है? एनफोर्स करता है, लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। वो कौन सा नियम है? which is already made by the legislature। यानी जो सरकार का प्रथम अंग है वह है लेजिस्लेचर,
वो लेजिस्लेचर जो नियम बनाता है, उन नियमों को इंप्लीमेंट करने का कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी उन नियमों को लागू करने का कार्य करता है। अर्थात एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इन्फोर्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी जो विधायिका के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को लागू करने का कार्य क्या किसका है? तो एग्जीक्यूटिव का है। एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब किसी के मन में हो सकता है कि जिज्ञासा आई होगी कि ये रन्स क्या वो दौड़ने का कार्य करता है? यहाँ रन्स से तात्पर्य है विधिवत रूप से कार्यों का संचालन करने से है, इसीलिए ऐसे शब्द में रन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रन्स हो गया। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है किसका? सरकार का। एग्जीक्यूटिव बॉडी किसका है? सरकार का। ये कौन सा बॉडी है? तो दूसरा बॉडी। कौन सा अंग है? तो दूसरा अंग। पहला अंग कौन सा है? तो लेजिस्लेचर। पहला अंग क्या है? लेजिस्लेचर। दूसरा अंग क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? तो जो लेजिस्लेचर के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को लागू करने का कार्य जो होता है वह एग्जीक्यूटिव का होता है। अर्थात व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव इज ए बॉडी। एग्जीक्यूटिव is an organ of the government which enforce, which implement those laws which are prepared by legislature। अर्थात कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करने का, यानी उसको लागू करने का कार्य करती है, वही कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका है। तो पहला तो ये कि कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका सरकार का ही एक अंग है जो नियमों को लागू करने का कार्य करती है। कौन नियम का? तो जो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कार्यपालिका और विधायिका में बहुत नजदीक का संबंध होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि विधायिका में जो मेंबर होते हैं, विधायिका में जो मेंबर होते हैं, उन्हीं मेंबरों में से जो चयनित मेंबर होते हैं, संबंधित मेंबर होते हैं, वो कार्यपालिका में भी होते हैं। यानी विधायिका में सभी मेंबर आते हैं, किंतु कार्यपालिका में संबंधित मेंबर, संबंधित सदस्य ही आते हैं। कार्यपालिका में सभी सदस्य नहीं हो सकते हैं जो विधायिका में होते हैं, किंतु विधायिका में जो सदस्य होते हैं उसमें से कार्यपालिका के
भी सदस्य होते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि संसद में जो दो सदन है, वो दोनों सदनों के जो मेंबर हैं उनमें से खास करके जो लोकसभा में होते हैं मेंबर, और उसमें बहुमत जिस पार्टी की होती है या पार्टियों की होती है, जिस पार्टी की होती है या पार्टियों की होती है, यह आजकल बोलना फैशन हो गया है, क्योंकि प्रारंभिक कालखंड में किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती थी, किंतु आजकल देखा जाता है कि किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, कई पार्टियों का सहयोग लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा पार्टियां, पार्टी अथवा पार्टियां, अथवा पार्टियां इसलिए कहा क्योंकि जहां पर जिस समय में कि किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, वैसी स्थिति में अन्य पार्टियों से गठबंधन करने के बाद सरकार का निर्माण किया जाता है, और इसी गठबंधन की सरकार को हम कोalition गवर्नमेंट के रूप में भी जानते हैं। तो और हमने एक शब्द अभी अभी कहा था कि लोकसभा के ही प्रायः मेंबर होते हैं, चयनित संबंधित मेंबर जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं। तो इसका मतलब कि हो न हो कि कोई न कोई राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो वो ऊपरी सदन में यानी अपर हाउस के होते हैं मेंबर, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है? या ऐसे भी मेंबर होते हैं, ऐसे भी उस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, यदि उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, किंतु उन्हें कोई दायित्व दिया जा रहा है, मंत्री का पद का की शपथ दिलाई जा रही है, वो बन सकता है, किंतु उसके लिए कंडीशन है कि 6 महीना के अंदर वह सदस्य, वह व्यक्ति, वह नेता देश के किसी स्थान क्षेत्र विशेष से उन्हें निर्वाचित होना पड़ता है, चाहे वह अपर हाउस का मेंबर बन के हो, चाहे वह लोअर हाउस का मेंबर बन के हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का भी वो मेंबर हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। बेसिकली लोकसभा के ही मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, लेकिन राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये क्लियर है? तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव में जिसका फंक्शन है कि विभिन्न नियमों को लागू करना, जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र की जनता के हित में हो, कल्याण में हो। अब है कि ये एग्जीक्यूटिव में बहुत बार बच्चे कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव में होते कौन कौन है। तो शायद मैं पहले भी संकेत किया होऊंगा, जब चैप्टर 3 में हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ा डिटेल्स यह चैप्टर है 3 का, और उसी का अंश ये मिलता जुलता ये 4th टॉपिक भी है। इसको हम सेपरेशन के साथ, उसमें होल हमने कहा है ना अभी कि विधायिका में जितने सदस्य हैं उस पर पहले हम लोगों ने अध्ययन किया। अब विधायिका में से कुछ है जो संबंधित सदस्य होते हैं, जो कार्यपालिका में होते हैं, उस कार्यपालिका पर अध्ययन करना है। तो यहां क्या है,
अब इसमें आते कौन कौन है जरा सा देख ले भाई। तो याद रखेंगे आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से तात्पर्य यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव से है, प्रत्येक राज्य का भी एग्जीक्यूटिव होता है तो वहां स्टेट एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। प्रत्येक राज्य की विधायिका भी होती है, वहां स्टेट लेजिस्लेचर कहलाएगा। तो वहां यहाँ क्या है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन सा होते हैं, याद रखेंगे, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यानी भारत का प्रथम नागरिक। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, सबको पता है, युवा पे है, प्रधान माननीय राष्ट्रपति महोदय होते हैं, महामहिम होते हैं। और अभी अभी हमने एक शब्द महामहिम का प्रयोग किया, आप लोगों के मन में भी उत्कंठा हुई, ये अलंकारिक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है, जो किसी एक ही व्यक्ति को सामान्यतया दिया जाता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। अब कभी कभी देखते हैं गांव समाज में लोग क्या करते हैं, किसी को ज्यादा आदर देने के लिए गलती से भूलवश बोल देते हैं हमारे महामहिम आ रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। किंतु आप याद रखेंगे कि जिनको जानकारी नहीं या पढ़े लिखे सोसाइटी में आप ऐसा यदि बोलेंगे तो आप हंसी की पात्र बनेंगे, क्योंकि महामहिम केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही दिया जाता है। हाँ, आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है, क्या राज्यपाल को भी दे सकते हैं? चूंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल सामान्यतया होते हैं, इसीलिए राज्यपाल के भी साथ हम महामहिम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे सामान्यतया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ही लगाए जाते हैं, क्लियर है। तो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहला नाम आता है राष्ट्रपति महोदय, दूसरा नाम आता है कि राष्ट्रपति से ठीक बाद की कड़ी जो है उपराष्ट्रपति, तीसरा नाम आता है प्रधानमंत्री, चौथा नाम आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिमंडल का। इतना आपके पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन एक और नाम जुड़ जाता है, वह है ऑल कंसर्निंग ऑफिसर्स, जो कि इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल होते हैं। आईएएस, आईपीएस या इस प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं, ये शासन दो प्रकार से होता है, एक तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होते हैं, और दूसरा जो विभिन्न कमीशन से आते हैं, जो लर्नेड होते हैं, स्कॉलर होते हैं। तो दोनों के सहयोग से नियम को लागू किए जाते हैं, इसीलिए हमने ये लिख दिया एंड ऑल कंसर्न्ड ऑफिसर्स, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर कि एग्जीक्यूटिव में कौन सब आते हैं, यदि ध्यान कभी बात आ गई मन मस्तिष्क में तो हम लोग क्लियर हो लेना चाहते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और संबंधित अधिकारी वृंद, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाते हैं। बेसिकली क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको हम लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए ऑफिसर्स का नाम कभी कभी लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट है ना यहाँ पर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ये सब मिलकर के एग्जीक्यूटिव कहलाता है। ये सब मिलकर क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव कहलाता है। मैंने एक वर्ड, दो वर्ड और लिखा है, आपको यहाँ पर ध्यान में आना चाहिए। नॉर्मल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। अब सोचिए कि एग्जीक्यूटिव में भी नॉर्मल और रियल की बात होने चाहिए। बहुत इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, किंतु सब जानते भी हैं कि इसका ये कार्यपालिका का जो सामान्य रूप से प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से ये जो इसका चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही देश के तमाम गतिविधियां कार्य करती हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ, राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ कहा जाता है। और वास्तव में मेन रोल, मेन फंक्शन, मेनली एग्जीक्यूट करने का पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है। जिसे और वही करते हैं अन्य मंत्रियों की सहायता से, जिसे रियल चीफ कहा जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ को ही हम नॉर्मल चीफ भी कहते हैं। व्हाइल real chief is the prime minister who execute all laws which are made by the legislative assembly or legislature in union. Now I have already cleared, it is the most powerful person. This is the most powerful person, who is Honorable Prime Minister. He is the real chief of executive, who execute all laws which are made by the legislative assembly or the legislature in the parliament. And because all activities and all functions which are directly related to the name of Honorable President, that is why President is the constitutional chief in executive body. और चूंकि प्रधानमंत्री अकेले सभी कार्यों का संपादन सूक्ष्म रूप से सही समय से नहीं कर सकते हैं या करने में असुविधा हो सकती है, इसलिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। उन विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर होते हैं वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किंतु ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसीलिए किसके नाम पर काम होता है? तो राष्ट्रपति के नाम पर काम होता है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति भले ही वास्तविक रूप से जो कार्यों का संपादन देश के अंतर्गत होता है वो प्रधानमंत्री के ही द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, किंतु वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम पर ये सारे कार्य होते हैं। इसीलिए संवैधानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है, बेहद महत्वपूर्ण। और यही कारण है कि राष्ट्रपति के जब सम्मुख होते हैं मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के, अन्य पर्सनैलिटी के समक्ष,
तो सब के सब नतमस्तक हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं उसके स्वागत सम्मान में। तो इसीलिए राष्ट्रपति को महामहिम की संज्ञा दी जाती है और देश का प्रथम नागरिक के रूप में भी राष्ट्रपति को जाना जाता है। एक वर्ड आया है इम्पीचमेंट। बातें मैं शुरू करता हूं लेकिन समय ही नहीं बच पाता है। खैर, इम्पीचमेंट मैं बहुत संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और सामान्य तरीके से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। मंत्रिमंडल सरकार को डिसॉल्व करना आसान है। जब अल्पमत पर सरकार आती है तो स्वतः सरकार गिर जाती है। सरकार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, इसलिए सरकार को इमीडिएट रिजाइन करना पड़ता है। किंतु राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के, उनका भी पद होता है कि 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन दोबारा भी वो इलेक्टेड हो सकते हैं चाहे तो, बशर्ते कि समर्थन मिलना चाहिए सरकार का भी और विपक्ष का भी। तो हम पहले शायद चर्चा किए हुए हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके हम योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, मतलब क्या क्या अर्हताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए। सब जानते हैं देश का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, लोकसभा के सदस्य बनने की एबिलिटी रखता हो, फिर किसी लाभ पद पर नहीं हो। तो ये सारे जो उसमें अर्हताएं हैं उसका होना जरूरी होता है। और राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है शायद मैंने बताया भी है, नहीं भी यदि लगता है कि नहीं को तो फिर से मैं बता दूंगा फिर अगले क्लास में। लेकिन यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति को पहले तो अपॉइंटमेंट कराना है, फिर उसके पावर फंक्शन को बताना है, फिर इम्पीचमेंट की बात करेंगे कि कैसे हम महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा हम नहीं हटा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड यह प्रोसेस है, बहुत कठिन है, इसीलिए इसको हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे क्योंकि आगे समय की मर्यादा है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने देखा कि जिस प्रकार से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा हुई थी और उसमें हम खास करके पिछले 4-5 जो क्लासेज हमने टेकअप किया था, तो उसमें था क्या कि हमने बेसिकली लेजिस्लेचर पर चर्चा की थी, किंतु आज से हम एग्जीक्यूटिव पर चर्चा करेंगे और अगले दिन शेष अंशों पर चर्चा होगी। आप इसको एक बार फिर से पढ़ के आएंगे और अगले दिन भी मैं इसी पर शेष अंश पर चर्चा करेंगे, फिर इम्पीचमेंट पर चर्चा करेंगे। ढेर सारे टर्म्स हैं उसको भी हम क्रमशः क्लियर करेंगे ताकि किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और याद रखेंगे जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो या कंफ्यूजन लगे तो आप मैसेज जो कर देते हैं उससे बेहतर है कि आप केवल मिस कॉल कर दें। हम डिटेल्स में, एक लाइन 2 लाइन में नहीं, हम डिटेल्स में उन तथ्यों को और क्लियर करेंगे ताकि हमारे बच्चे आसानी से समझ जाएं। तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।